Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अचीवर्स हैपनिंग द ड्रीम ट्रू। दोस्तों, आप लोग रोज एनटीपीसी की वीडियोज को जरूर देख रहे होंगे। यदि नहीं देखें तो प्लीज जाकर देख लीजिए, लेकिन आपको जो भी वीडियो देखना है इस वीडियो को देखने के बाद देखिएगा। अभी तक सक्सेसफुली हम लोगों ने 26 सेट का अध्ययन कर लिया है और ये सेट नंबर 27वां है। तो दोस्तों, आपकी एनटीपीसी के सपने को पूरा करने के लिए, आपके एनटीपीसी की तैयारी को और पुख्ता करने के लिए हम लोग अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप भी अपनी तरफ से मेहनत करते रहिए और यदि आप हमारी मेहनत का कुछ हमें मेहनतनामा देना चाहते हैं तो भाई ज़्यादा कुछ हमें नहीं चाहिए, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना प्रश्न पूछा जाता है उसका जवाब कमेंट में दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए नए लोगों को हमसे जोड़ते रहिए। यही हमारा मेहनतनामा होगा। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आज सेट नंबर 27 शुरू करने का समय आ चुका है। आज का जो प्रश्न होगा 29 अप्रैल 2016 में जो एग्जाम हुए थे उससे महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांट कर लिया गया है और उसी पर बेस्ड आगे के भी प्रश्न आपको दिए गए हैं जो आपके आगामी एनटीपीसी के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ, सेट नंबर 27। ओके, अब हमें इतना तो हक होना चाहिए कि आपसे आशा रखूंगा कि आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ भाई, एक बात और, जिन्होंने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है वो बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचेगा। ओके, तो देखते हैं पहले प्रश्न को। यदि आपका मन हो कि भाई हम पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। क्वेश्चन पढ़ने में समय लगता है, आप लोग वीडियो को पॉज करके उसका आंसर दे सकते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, HAL हाल द्वारा डिजाइन किया गया भारत का पहला स्वदेशी विमान कौन है? HAL का फुल फॉर्म आप में से कईयों को पता होगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जी हाँ, हिंदुस्तान में जितने भी विमान बनते हैं, जितने भी एयरक्राफ्ट बनते हैं, मिसाइल छोड़ने वाले बनते हैं, इस सब में इसकी भागीदारी बहुत रहता है। जैसे तेजस, अभी सुखोई चल रहा है, सुखोई को ये बना रहा है। तो ऐसी बहुत सारी काम ये करता रहता है। लेकिन पूछा गया कि सबसे पहले यह कब आया अस्तित्व में, मतलब विमान बनाने के अस्तित्व में। तो यह सबसे पहला विमान ST-2 नामक विमान बनाया, जिसे हाल ST-2 भी बोलते हैं। ठीक है, और यह कब बनाया? 1951 में बनाया। ठीक है, यह 1951 में, मतलब इस विमान की पहली उड़ान 1951 में शुरू हुई और रेगुलर रूप से इसको 1953 में शामिल किया गया एयरफोर्स में। ठीक है, और देखिए, जैसे कोई भी विमान हो, जैसे आप नौकरी करेंगे तो आपका भी एक लिमिट होता है कि भाई इतना दिन आप नौकरी कीजिएगा, उसके बाद आपको रिटायर मान लिया जाएगा। तो उसी तरह से जो ये विमान था, ST-2 विमान था, इसे 1990 से रिटायर माना गया है। ठीक है, तो आई थिंक कि ST-2 जो सबसे पहला हाल द्वारा डिजाइन किया गया स्वदेशी विमान था, इसके बारे में आप लोगों ने जान लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा जानिए कि हाल HAL जो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, इसका फाउंडर कौन था, इसकी खोज किसने की थी? तो आप लोगों ने नाम सुना होगा बालचंद हीरालाल का। नहीं सुना है तो सुन लीजिए। अभी बालचंद हीरालाल ने इसकी खोज की। और अभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण है, एक तो पहले इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा और दूसरा अभी इसके चेयरमैन कौन है। तो अभी हाल के चेयरमैन R माधवन का नाम आप लोगों ने अवश्य सुना होगा, वही अभी इसके चेयरमैन है। तो आई होप यह प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, जैव आवर्धन या जैव संचयन का क्या कारण है? जैव आवर्धन, पहले तो ये समझिए कि जैव आवर्धन क्या होता है। तो देखिए, मैं यहाँ लिख दिया हूँ ताकि आप लोग आसानी से पढ़ सके, पढ़ के समझ सके, नहीं तो फिर तो मैं डिटेल से समझाता ही हूँ। देखिए, पहले जैव आवर्धन को पढ़ लीजिए कि जैव आवर्धन होता यह है कि यह एक प्रदूषक है। ठीक है, जिनका जीवों द्वारा उपापचय नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कि आप कुछ खा लिए, वो आप में नहीं पच रहा है, तो वो हो गया आपके जैव आवर्धन के रूप में। खाद्य श्रृंखला में सम्मिलित होने के उपरांत निम्नीकृत नहीं हो पाते हैं। ठीक है, एक प्रदूषक किसी पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों के माध्यम से आगे बढ़ता है। तो देखिए, जैव आवर्धन जो होता है, ये जैसे कोई जो उपभोक्ता होता है उसके शरीर में जमा होते जाता है और वह जब उसका यूज नहीं करता है तो यह खाद्य श्रृंखला पर असर डालता है, ये होता है। तो इसमें मेन रूप से ऑर्गेनो और क्लोरीन, ये सब जो होता है संदूषक, प्रदूषक जिसे आप बोल सकते हैं, उसका मुख्य कारण है। जैव आवर्धन का मुख्य कारण या जैव संचयन का मुख्य कारण क्या है? यही है, ऑर्गेनो क्लोरीन। और देखिए, जैव संचयन है मतलब जमा होते जाता है। मैं अभी बताया कि आप खाए नहीं पचा, वो जमा होते गया, तो वही जैव संचयन है। ठीक है, तो आई होप इसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं था, बस बात से समझना था। तीसरे प्रश्न को देखिए, इसमें थोड़ा सा समझना होगा हमें। तीसरा प्रश्न है कि ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। मतलब
बहुत सारी परतें हैं वायुमंडल में, तो उसमें से किस परत में ओजोन की उपस्थिति है, जो हमारे पास जो सूरज की हानिकारक किरणें हैं, सूरज की किरणें तो हम तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन उपयोगिता वाली हानिकारक किरणें जो है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है भगवान ने कि हम लोगों के पास हानिकारक किरणें ना पहुंचे। तो वही पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा लेयर में कौन सा ऐसा मशीन लगा हुआ है कि जो हमारे पास हानिकारक किरणें आने नहीं देता। तो चलिए इसको थोड़ा सा जानेंगे एक फोटो के माध्यम से। आप लोग बहुत जानते होंगे इसके बारे में, पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में जानिए। आप लोग जानते होंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल में 5 परत है। सबसे पहले क्षोभ मंडल है, दूसरा समताप मंडल है, तीसरा मध्य मंडल है, चौथा आयन मंडल है, पांचवा बहिर्मंडल है। अब देखिए पांचवें को तो बहुत आसानी से आप लोग याद कर लीजिएगा कि सबसे बाहर में है बहिर्मंडल है। ओके, अच्छा, सबसे पहला है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल मतलब क्या होता है, क्षोभ, बात से समझिए। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि क्षोभ मंडल में क्या होती है, क्या घटनाएं होती है। तो देखिए क्षोभ मतलब क्या होता है, गुस्सा, रुष्ट। जब आप किसी से रुष्ट रहोगे, किसी से गुस्सा रहोगे, तो आपके आंसू भी निकल आएंगे। तो हुई ना बात। तो क्षोभ मंडल में क्या होगी, आंधी चलेंगे, तूफान चलेंगे, बरसात आएगी, ओले पड़ेंगे, तो ये सब क्षोभ मंडल में होगा। ठीक है, कोहरा लगेगा, वर्षा होगा। इसका ज़्यादा रेंज नहीं है, 8 से 18 किलोमीटर के आसपास रेंज है। तो ये हो गया क्षोभ मंडल। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन इसमें है, वो क्वेश्चन है समताप मंडल के बारे में, स्ट्रेटोस्फियर। समताप मंडल में ही ओजोन लेयर है। ठीक है, जो पराबैंगनी किरणों को रोकता है और हम आसानी से बच पा रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि ओजोन लेयर में छिद्र हो रहा है। छिद्र होने का मतलब है कि पॉल्यूशन से ओजोन लेयर का विघटन होते जा रहा है, जिसके कारण हल्का सा पराबैंगनी किरणें शायद आने लगा है। लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अभी टाइम लगेगा उसमें, यदि हम लोग सचेत नहीं हुए तो। और देखिए पराबैंगनी किरणें यदि आता है तो वो क्या करेगा, त्वचा का कैंसर देगा। ठीक है, तो ये सब बहुत ही खतरनाक होता है। अच्छा, अब तीसरे को जानिए। समताप मंडल में तो आप लोग जान लिए कि क्या हुआ, हाँ, समताप मंडल में ओजोन लेयर है, ये तो आप लोग जान लिए। लेकिन देखिए, आप विमान, एरोप्लेन जो होता है समताप मंडल में उड़ता है। ऐसा क्यों होता है, क्षोभ मंडल में भाई कभी वर्षा होगा, कभी ओला होगा, तो वो सब उसको डिस्टर्ब करेगा। तो वो क्षोभ मंडल से स्टार्ट होकर समताप मंडल में आसानी से अपना विचरण करते रहता है। वहाँ ऐसा कोई मौसमी घटना नहीं होती है। इसलिए जहाज प्रीफर करता है समताप मंडल में, मतलब एरोप्लेन, पानी वाला नहीं, समताप मंडल में ही उड़ना। ठीक है, अब तीसरे को देखिए, मध्य मंडल। ये भी है याद करना, बीच में है, मध्य मंडल हो गया। तो मध्य मंडल में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें देखिए, मान लीजिए कि कोई उल्का पिंड आ रहा है पृथ्वी की तरफ, तो ये मध्य मंडल में आते आते जल के राख हो जाता है। तो मध्य मंडल जो होता है उल्का पिंड से हमें बचाता है। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर दिया है भगवान ने। अगला देखिए, आयन मंडल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसके बारे में जानिए, आयनोस्फीयर, आयन मंडल के बारे में। आयन मंडल में क्या होता है, आयन मंडल में बहुत सारी काम की चीजें, आपकी जितने भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, संचार के जितने भी साधन है, सब आयन मंडल से ही कनेक्ट रहते हैं। मतलब रेडियो, टेलीविजन, बाकी जितनी भी सैटेलाइट्स वगैरह हैं, सब आयन मंडल में जुड़ी रहती है। ठीक है, तो आयन मंडल रेडियो, संचार वगैरह ये सब के लिए हो गया। मध्य मंडल में उल्का पिंड जल के भस्म हो जाता है। समताप मंडल में एरोप्लेन चला लीजिए आप लोग, या फिर मैंने बताया क्या, ओजोन लेयर के बारे में। ठीक है, और क्षोभ मंडल में तो भाई आप लोग गुस्सा होइएगा तो कभी आंसू गिरेगा, कभी ओला गिरेगा। ओला गिरेगा नहीं, बस आपको याद करने की एक तकनीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा उष्माशोषी होती है। 1 मिनट, मैं तो इस प्रश्न का उत्तर बताया ही नहीं। तो ये इस प्रश्न था कि किसमें ओजोन की उपस्थिति सूरज की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। तो ये हो गया कौन, स्ट्रेटोस्फियर, मतलब समताप मंडल। इसका हिंदी है समताप, मतलब बराबर ताप, न ज़्यादा गर्मी, न धूप, न एक समान ताप रहेगा। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन की उपस्थिति होती है और इसी में जहाज भी उड़ता है। ओके, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा उष्माशोषी होती है। उष्माशोषी मतलब उष्मा को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा दहन प्रतिक्रिया, इसमें तो उष्मा छोड़ेगा ही। संयोजन प्रतिक्रिया, इसमें भी उष्मा छोड़ेगा ही। विस्थापन प्रतिक्रिया, इसमें भी उष्मा छोड़ेगा। अपघटन प्रतिक्रिया जो होती है, अपघटन प्रतिक्रिया, यह उष्माशोषी होती है। ठीक है, अपघटन प्रतिक्रिया मतलब अलग अलग होती है, तो उष्माशोषी होती है। ओके, उष्माक्षेपी मतलब उष्मा छोड़ना, उष्माशोषी मतलब उष्मा ग्रहण करना। चलिए अब अगले प्रश्न को देखिए। उष्माशोषी और अपघटन प्रतिक्रिया के बारे में आप लोगों ने बहुत जान लिया। अगला प्रश्न है
कि हमारे फेफड़े में कितनी कोशिकाएं होती है। भाई गिना कौन इसको, हमारे फेफड़े में कितनी कोशिकाएं होती हैं। तो सबसे पहले तो प्रश्न नहीं बनना चाहिए कि इसे काउंट कौन किया, तो अप्रॉक्स लिया जाता है। तो हमारे फेफड़े में करीब 250 से 300 मिलियन के बीच कोशिकाएं रहती है। तो चूंकि 250 से 300 के बीच जाना है तो आंसर यहाँ पर 300 मिलियन होगा। ओके, तो हमारे फेफड़े में 300 मिलियन कोशिकाएं होती है। और फेफड़ा के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, फेफड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है मानव शरीर के लिए। वैसे तो मानव शरीर के लिए हर एक अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपेंडिक्स तो ऐसे ही हो गया है, उसे छोड़कर सभी महत्वपूर्ण है। और फेफड़े में देखिए, कोई भी अंग बनता है तो सबसे पहले किससे बनता है? कोशिका से। बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं तो उत्तक बनती है, बहुत सारे उत्तक बनते हैं तो अंग बनते हैं, और बहुत सारे अंग बनकर अंग तंत्र बनते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई, आपको ये सब बेसिक्स की बातें हैं, पता होगी। ठीक है, आप लोग जानते रहिए, नहीं पता है तो। सबसे अगले प्रश्न को देखेंगे। अच्छा, आप लोग सोच रहे हैं कि भाई हमें तो याद ही नहीं होता है देखने पर, तो थोड़ा सा आप लोग इंटरेस्ट जगाइए, इंटरेस्ट जगा कर पढ़िए। अच्छा, आप लोग मूवी देखते हैं तो कैसे देख लेते हैं? उसमें इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट आती रहती है, बीच बीच में उसमें बहुत सारा ब्रेक होता है। तो आप लोग भी बीच बीच में पढ़ाई के बीच ब्रेक लेते रहिए, तो आपको सभी बेहतरीन चीज़ें याद होंगी, आपके दिमाग में जाएगी, यदि आप दिमाग से क्लियर रहिएगा। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है पढ़ाई का या फिर कोई भी एग्ज़ाम का, बस अपना काम आप करते रहिए, एग्ज़ाम अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल लेगा। जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है दोस्तों, उस तरह से हमेशा कुछ ना कुछ नए फीचर्स लोगों के लिए आ रहे हैं, या फिर वो आपका स्मार्टफोन हो या फिर वो आपका बैंक हो, सभी अपने आप को अपडेट करते जा रहा है। तो आप भी समय के साथ अपडेट होते रहिए। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि हाल फिलहाल में, ये तो उस समय की बात हो गई जब बिना संपर्क का मोबाइल से सुविधा प्रारंभ की थी, मोबाइल भुगतान की। अब तो सभी बैंक के पास ये है। अच्छा, अब तो बैंक जो है, HDFC बैंक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये सब तो मोबाइल पर भी, मतलब व्हाट्सएप पर ही बैंकिंग की सेवा देना शुरू कर दी है। इधर हाल फिलहाल में एक और IDFC बैंक का नाम भी आपने सुना होगा। ये भी सभी बैंक यही कोशिश में लगी रहती है कि हम क्या कर दें कि हमारी कस्टमर को कम से कम असुविधा हो और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे तरफ से सुविधा मिले। ठीक है, तो यही उस समय भी ICICI बैंक था जो बिना संपर्क के, मतलब मोबाइल भुगतान सुविधा प्रारंभ की थी। ओके, अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, पहला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2015 की मेजबानी किस शहर ने की थी? देखिए, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इसका तो पहले यदि फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म बनाइएगा तो बनेगा IISF, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ओके, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। अब देखिए 2015 की बात कर रहा है, 2015 की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो ये सबसे पहला हुआ था, इसकी मेजबानी नई दिल्ली ने की थी। इसके बाद दूसरा हुआ, उसकी भी मेजबानी नई दिल्ली ने की। उसके बाद तीसरा हुआ जिसकी मेजबानी चेन्नई की। उसके बाद चौथा हुआ जिसकी मेजबानी लखनऊ की। और पिछले साल 2019 में पांचवा हुआ जिसकी मेजबानी कोलकाता द्वारा की गई। और इस वर्ष दिसंबर में होना तय है, लेकिन वर्चुअली होगा। ठीक है, कोविड-19 के कारण सभी बहुत सारे काम वर्चुअली हो रहे हैं, तो ये भी वर्चुअली होगा। ओके, तो पहला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के बारे में आप लोगों ने जाना। यह हर एक वर्ष मनाया जा रहा है 2015 से, और अभी पिछला 2019 में मनाया गया था। कहाँ? कोलकाता में। ठीक है, तो इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान दीजिए। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं कि पहला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IIT दिल्ली में मनाया गया था, मतलब उसके कैंपस में, और दूसरा भी वही था। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप लोग जानते होंगे कि निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिके के नाम से प्रसिद्ध था? हरियाणा हरिके, पहला वर्ल्ड कप विनर कौन? कपिल देव। कपिल देव को कौन नहीं जानता है? अभी तो भारत को 2 ही वर्ल्ड कप मिला है, एक कपिल देव से और एक धोनी से। अगला विराट कोहली से उम्मीद है कि भाई 23 वाला तो हमें चाहिए ही। ठीक है, देखिए 23 वाला वर्ल्ड कप इंडिया में ही होगा, हो सकता है कि इंडिया में कमाल कर दे एक बार फिर से। ठीक है, तो हरियाणा हरिके के नाम से कपिल देव प्रसिद्ध है। देखिए, आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि बहुत सारे खिलाड़ियों को उपनाम दिया गया है। जैसे इधर हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चा में रही हैं हिमा दास, तो उनका उपनाम क्या है? ढिंग एक्सप्रेस। पहले से थोड़ा सा क्रिकेट खिलाड़ी के 2-4 उपनाम जान लेते हैं जो आप कंफ्यूज कर सकते हो। जैसे लिटिल मास्टर बोला जाता है सुनील गावस्कर को, ठीक है, और मास्टर ब्लास्टर बोला जाता है सचिन तेंदुलकर को। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। अच्छा, जंबो बोला जाता है अनिल कुंबले को,
और टर्मिनेटर बोला जाता है हरभजन सिंह को। तो ये सब आपको याद रखनी है, नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। और डिंग एक्सप्रेस तो आपको मैंने बताया ही, हिमा दास के बारे में। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि पीटी उषा को कौन सा एक्सप्रेस बोला जाता है, ठीक है। और बाकी मिल्खा सिंह के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, फ्लाइंग सिख। ओके, अब अगले प्रश्न को देखेंगे, बहुत ही विवादित प्रश्न। अगला प्रश्न है 10वें प्रश्न को कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था। इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज। अच्छा, आजाद हिंद फौज का नाम आते ही आपके दिमाग में सुभाष चंद्र बोस का फोटो बनता होगा, लेकिन पहले तो आप ये बात जानिए कि आजाद हिंद फौज का गठन किया जाए, ऐसा सबसे पहले ख्याल किसके दिमाग में आया, तो मोहन सिंह के दिमाग में आया। उस समय उस फौज के जब ये स्थापना हुआ था उसके कैप्टन यही थे, इंडियन नेशनल आर्मी मोहन सिंह, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर मोहन सिंह ही होगा। आप लोग कभी इधर नहीं जाइएगा, जब ये रहेंगे ऑप्शन में तो इसमें आपको नहीं जाना है, जब ये नहीं रहेंगे तो आपको इसमें जाना है, रास बिहारी बोस में, और जब ये भी नहीं रहेंगे तब जाकर आपको सुभाष चंद्र बोस में जाना है, ठीक है। तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन तो 1942 में ही हो गया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस पता है कब, 1943 में आकर इसका कार्यभार संभाले थे। तो स्थापना तो पहले ही हो गया था। स्थापना मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह ने मिलकर किया था, ठीक है। और थोड़ा सा इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में जानिए कि अच्छा, ये आप लोग पूछिएगा ना कि भाई सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की है, तो ये आजाद हिंद सरकार की स्थापना किए थे, ठीक है। आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सिंगापुर में, जबकि इंडियन नेशनल आर्मी मतलब आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह के द्वारा किया गया था। कहाँ, जापान में। ओके, तो इतनी सारी बातें हो गई, तो आपको याद रखना है। मुझे आशा है कि आप लोगों ने इंडियन नेशनल आर्मी के सीक्रेट बातों को जान लिया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, कृष्ण अट्टम निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। देखिए, अट्टम जिसमें भी रहेगा आप लोगों को केरल के पास जाना है, अट्टम केरल के पास जाना है, भरतनाट्यम को छोड़कर। भरतनाट्यम तमिलनाडु सभी को पता होगा, बाकी उसके बाद जितने टाइप का अट्टम आएगा आप लोग केरल में चले जाइएगा। केरल का एक दो और महत्वपूर्ण है कथकली। कथकली का नाम आप लोगों ने अवश्य सुना होगा। तो ये सब डांस है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी कृष्ण अट्टम भी बहुत ही बेहतरीन डांस है, उधर के जितने भी डांस है बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। तो ये बातें हो गई कृष्ण अट्टम के बारे में। कृष्ण अट्टम डांस देख लीजिए, गूगल पर सर्च करके, यूट्यूब पर सर्च करके देखिए कृष्ण अट्टम डांस कैसे होता है। सब बहुत बेहतरीन तरीके के पोशाक पहनते हैं। बाकी आप लोगों को देखना है देख लीजिए। हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे तब तक। अगला प्रश्न है, आप लोग अभी जो फ़ोन चला रहे हैं वो कैसे चला रहे हैं। सभी एंड्रॉयड चला रहे हैं, ओएस एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हैं। तो उसका स्थापना कौन किया था, उसके जन्मदाता कौन थे, उसको विकसित कौन किया था, तो उसको गूगल विकसित किया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसको गूगल 2007 में विकसित किया था ना, विकसित किया था, लेकिन इसे बनाया कोई और, गूगल इसे 2005 में खरीद लिया था, ठीक है। उसके बाद सब श्रेय इसको मिल गया कि चलो भाई एंड्रॉयड को किसने विकसित कर दिया, गूगल को। लेकिन प्रश्न में भी आपको उत्तर वही है, गूगल कॉरपोरेशन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का विकसित किसने किया था, गूगल कॉरपोरेशन। ये आपको उत्तर देना पड़ेगा। लेकिन पता थोड़े था आपको कि ये जो था ओएस था एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे गूगल 2005 में खरीदा था किसी से। ये आप अब जान गए हैं, किसी को बताइएगा नहीं, सीक्रेट बात है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। सबसे पहले तो आप लोगों को नहीं देखना होगा प्रश्न में कि नहीं है कि है। ये नहीं आप लोगों का 1 नंबर 2 नंबर गलत करवा देता है। तो स्कैनर जो है ये एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट मतलब इससे जब आप काम कीजिएगा तो आप इससे अंदर काम कीजिएगा, और उसको छोड़कर बाकी जो ये तीनों चीज़ है इससे जब आप काम लीजिएगा तो ये आपको बाहर रिजल्ट देगा, ठीक है। तो ये हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट। ये सब बातें आपको पता होगी कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, ठीक है। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ आपके लिए इनपुट है, जब आप परीक्षा में परफॉर्म करोगे तो वो आपके लिए आउटपुट हो जाएगा, ओके। ऐसे समझिए इसको। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, जहां ये मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं, और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है।
रेलवे कंफ्यूज करके रख देता है कि भाई पूछना क्या चाहते हो, साफ साफ पूछ डालो। तो ये पूछना चाह रहा है कि महात्मा बुद्ध जब अपना पहला उपदेश दिए थे तो वो किस जगह पर दिए थे और वहाँ कौन सा स्तूप बनाया गया है जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब सीट ऑफ द होली बुद्ध। ओके, धामेक स्तूप सारनाथ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये तो बात आपको पता होगी ही कि सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिए थे बुद्ध जी। अब जब पहला उपदेश दिए तो उसे क्या कहा गया, बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया, धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, बौद्ध धर्म में बहुत सारा नाम है। जब बुद्ध बाहर निकले थे, घर छोड़कर निकले थे, तो महाभिनिष्क्रमण, इसी तरह से बहुत सारा नाम पढ़ता गया। ओके, तो आपको उन नामों से मतलब नहीं है, इस प्रश्न से मतलब है कि जब भगवान बुद्ध पहला उपदेश दिए थे तो वो कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। अब वहाँ एक स्तूप बना दिया गया है, धामेक स्तूप। ये नहीं कि सरकार स्तूप बनाई है, अशोक ने ही इस स्तूप की आधारशिला रखी थी, लेकिन ये पूर्ण हुआ था कब जाकर, गुप्त वंश में। ठीक है, तो धामेक स्तूप के बारे में आप लोगों को पता चला, महात्मा बुद्ध के बारे में पता चला, पहला उपदेश जो दिए उसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया, ये आपको पता चला। बाकी महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो मैं यहाँ नहीं बता सकता, यदि बताऊंगा तो पूरा का पूरा 1-1.5 घंटा आपको सुनना पड़ेगा, वो अभी आप नहीं चाहते हैं। उसका एक स्पेशल क्लास लाया जाएगा, तब आप लोग उसमें जानिएगा बुद्ध के बारे में। ठीक है, तो बस इतनी ही बातें याद रखिए। और एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि ये जो धामेक स्तूप सारनाथ है, इसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है कि कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक किसके आदेश के तहत किया गया था। अब दिल्ली सल्तनत के संस्थापक मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, ये तो आपको पता होगा ही। कब किया गया, स्थापना का स्टार्टिंग कब किया गया, 1193 में। देखिए, कुतुब मीनार बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इससे आते हैं, तो आप लोगों को क्लियर होना पड़ेगा। कुतुब मीनार में 3 काम हुई। पहला तो इसका निर्माण शुरू किया गया किसी के काल में, फिर आगे बनाया गया किसी के काल में, फिर इसको रिपेयर करके 1 मंजिला और बनाया गया किसी के काल में। तो आपको इन तीनों का नाम जानना पड़ेगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना होइए। यदि आपसे प्रश्न पूछा गया कि किसके आदेश के तहत स्थापना शुरू हुआ, तो उसका उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, पहला प्रश्न का उत्तर। यदि दूसरा पूछा गया कि इसको पूरा कौन करवाया, तो इल्तुतमिश, इसके बाद जो आया था इल्तुतमिश, इसमें 3 मंजिल और जोड़ा। ठीक है, पहला 1 मंजिल इसके शासनकाल में बना था, 3 मंजिल ये और जोड़ा। और लास्ट में आप लोग सुने होंगे फिरोज शाह तुगलक का नाम, वो इसमें आग लग गया था, तो वो इसको रिपेयर करवा के इसका 1 मंजिल और बनवाए थे। तो टोटल 5 मंजिल है 4 मीनार में, सॉरी कुतुब मीनार में। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखेंगे। आप लोगों ने कुतुब मीनार के बारे में जान लिया। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इससे आते हैं, इसलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि आपसे पूछ क्या रहा है। रिपेयर के बारे में पूछ रहा है कि पूर्ण निर्माण किसने करवाया के बारे में पूछ रहा है कि कार्य शुरू करने की अनुमति किसने दी, इसके बारे में पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। 16वां प्रश्न है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न कारणों में से किसके कारण होती है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए, जीवाश्म ईंधन के ज्यादा इस्तेमाल से, जीवाश्म ईंधन मतलब डीजल पेट्रोल, ठीक है, बायोमास। तो जीवाश्म ईंधन के ज्यादा इस्तेमाल से, बायोफ्यूल के ज्यादा इस्तेमाल से तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होगी, ऑफ कोर्स होगी। वनों की कटाई से, इससे भी वृद्धि होगी। वाहनों की संख्या में वृद्धि से, इससे भी वृद्धि होगी। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। सौर हीटरों के ज्यादा इस्तेमाल से, सौर हीटर के ज्यादा इस्तेमाल से कुछ नहीं होगा, सौर हीटर है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो इससे कोई दिक्कत ना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 1 सही, 2 सही, 3 सही, मतलब सी, ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था भाई। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि ओबीसी के वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसे स्वीकार कर लिया गया था। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि 1993 में एक रिपोर्ट आई थी ओबीसी पर, तो वो रामनंदन समिति, नाम रामनंदन समिति है। इस समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था क्रीमी लेयर पर, क्रीमी लेयर की पहचान करने हेतु। अब बताइए क्रीमी लेयर क्या है, तो ओबीसी में अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी का फुल फॉर्म। ठीक है, ओबीसी में भी भाई अमीर व्यक्ति हो सकते हैं या नहीं, ऑफ कोर्स हो सकते हैं। तो उसमें अमीर व्यक्ति को क्रीमी लेयर में डाला गया और बाकी जो बच जाएंगे वो नॉन क्रीमी लेयर में, मतलब क्रीमी लेयर में जो अमीर लोग हैं उन्हें रखा गया ओबीसी वाले को, और उन्हें बोला गया कि आपको कोई भी आरक्षण टाइप का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर को मिलेगा। ये बात हुई ओबीसी के क्रीमी लेयर के रिपोर्ट के बारे में। अब देखिए, मैंने सुना है कि इधर हाल फिलहाल में सरकार इस पर एक और
समिति बनाई है कि इसका निरीक्षण किया जाएगा इसके फैसले का। अब देखिए आगे क्या होता है, फिर आपको अपडेट मिलेगा। तब तक के लिए अगले प्रश्न को देखिए। क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर आप लोग समझ चुके होंगे। 18वें प्रश्न को देखेंगे हम लोग। राष्ट्रपति को पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रीय की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है। हाँ, ये देखिए इंपॉर्टेंट बात है। भारतीय राष्ट्रपति का पद आपने कहाँ से उठाया? अमेरिका से उठाया, लेकिन एक पावर जो है इसके पॉकेट वीटो वाला जो पावर है वो राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है, अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है। तो इसीलिए इसे हास्य के रूप में कहा जाता है कि जो इंडिया के राष्ट्रपति का पॉकेट है वो अमेरिका के राष्ट्रपति से बड़ा है। तो ऐसा क्या बात है भाई? तो ऐसा ये बात है कि भारतीय राष्ट्रपति जो है ना, अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कार्रवाई नहीं कर सकता है। ठीक है, अब पहले आप ये जान ले कि पॉकेट वीटो की शक्ति क्या होती है। तो मान लीजिए कि सरकार कोई कानून पारित की, तो यदि राष्ट्रपति के पास वो जाएगा, बिल पास होने के बाद लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो राष्ट्रपति का तो यदि मना करेगा कि नहीं भाई गलत है, चेक करके लाओ, तो फिर दोबारा यदि वापस आता है तो उसे तो साइन करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा कि वो अपने टेबल में रख लेगा, मतलब अपने जेब में रख लेगा और उस पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देगा, उदासीन हो जाएगा। तो वो होता है पॉकेट वीटो। ठीक है, अब देखिए पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति, मैंने जैसा कि बताया, न तो अपनी सहमति देता है, न ही स्वीकृति देता है और न ही पुनर्विचार के लिए लौटाता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है पॉकेट वीटो में कोई भी बिल को, कोई भी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए रखा गया है, अनिश्चित काल के लिए रख सकता है, क्योंकि निर्णय देने के लिए संविधान में इसकी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। और इसी कारण से बोला जाता है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब, यहाँ राष्ट्रपति होगा, उसकी जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति को 10 दिन के भीतर पुनर्विचार के लिए बिल वापस भेजना पड़ता है, ऐसा वहाँ का कानून है कि 10 दिन के भीतर आपको पुनर्विचार के लिए वापस भेजना ही पड़ेगा। ठीक है, आप ज़्यादा दिन तक रख नहीं सकते हैं। ठीक बा, अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओ डायर को किसने मारा था? जिस समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय ये बच्चे ही थे। नाम आप लोगों ने सुना होगा, उधम सिंह, शहीद उधम सिंह। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? वही 13 अप्रैल 1919। सही बात है। अब देखिए ये क्या किए, ये जब बड़ा हुए पता चला कि ये देखे भी थे, सुने भी थे कि इतने आदमी की हत्या हो गई जनरल ओ डायर के नेतृत्व में। तो अब क्या किए, ये जाके लंदन में रहने लगे। ठीक है, और इंतजार करने लगे सही समय का कि कब सही वक्त आएगा और कब हम जनरल डायर को मारेंगे। वहाँ के अपनी मतलब पहचान छुपाए, पगड़ी हटाए, दाढ़ी मुड़ा लिए, बहुत सारे काम किए। ठीक है, गाड़ी खरीदे, बंदूक खरीदे कि हमें मारना है। लास्ट में जब उनको ऐसा मौका मिला, कब मौका मिला? 13 मार्च 1940 को मौका मिला था जाके। ठीक है, देखिए डेट सेम है, 13 मार्च 1940 को मौका मिला था। तब वो जाकर जनरल ओ डायर को शूट कर दिए थे। 2 गोली मारे, 2 गोली में मर गया। उसके बाद वो भाग भी सकते थे लेकिन नहीं, वहीं पर खड़ा हो गए। और फिर देखिए कितना स्पीड जजमेंट हुआ, 31 जुलाई को ही फांसी भी पड़ गई 1940 में। देख सकते हैं इतना स्पीड जजमेंट होता है कभी इंडिया में। 31 जुलाई 1940 को ही फांसी भी पड़ गई थी। रिवॉल्वर, बंदूक ले जाने का तरीका इनका बहुत ही शानदार था, क्योंकि गोली इन्होंने पब्लिक प्लेस पर मारी थी। ये क्या कि एक मोटा बुक लिए, उसमें रिवॉल्वर के साइज में, मान लीजिए ये साइज का रिवॉल्वर है, तो रिवॉल्वर के साइज में वो बुक को गड्ढा कर लिए, मतलब खोखला कर दिए और उसमें रिवॉल्वर छुपा लिए। ठीक है, सबको लगा बुक है। और उसके बाद जब उनको बारी आई कि चलो हम मार देते हैं, तो रिवॉल्वर निकाले बुक से, 2 गोली मार दिए। ठीक है, उसके बाद ये शहीद भी हो गए। ओके, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न कि पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी अथवा लाल फ्लोवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आप लोग क्लोरोफिल पर नहीं जाइएगा, ये सिर्फ पौधों के पत्ते में हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। बाकी पौधा कैसा कलर का होगा, नीला, बैगनी, लाल, ये सब कैसा होगा, ये एंथोसाइनिन पर निर्भर करता है। ठीक है, एंथोसाइनिन वर्णक पर निर्भर करता है और इसके बारे में ज़्यादा आपको नहीं जानना है। कैरोटीन, कैरोट, गाजर में लाल रंग, ये सब आपको पता होगा। अब एंथोसाइनिन जो है, आप लोगों ने अनार का नाम सुना होगा, उसमें भी लाल रंग का यही कारण है, एंथोसाइनिन ही। ठीक है, अगले प्रश्न को देखिए। त्वचा के बारे में आप लोग जानिए, आपकी त्वचा का राज क्या है? प्रश्न है
कि निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होता है मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। ये हमेशा तैयार रहता है कि कटेगा छटेगा हम रिपेयर करते रहेंगे। ओके, तो एपिडर्मिस बहुत ही बेहतरीन पार्ट मानव की त्वचा का। अब एक बात मैं बताता हूं कि आपकी त्वचा के रंग का राज क्या है, कि आप काले होंगे, सावले होंगे, गोरे होंगे, कैसे होंगे, लाल टाइप के होंगे। हाँ, लाल भी होते हैं, अमेरिका तरफ जाके देखिए, ऐसे ही रेड इंडियन का नाम रखा गया था। तो देखिए, ये निर्भर करता है, मेलपीजियम लेवल एक होता है, मेलपीजियम स्तर होता है त्वचा में, ठीक है, उसी पर निर्भर करेगा कि आपकी त्वचा का रंग क्या होगा। ठीक है, तो भाई आप अपनी त्वचा का राज जान लिए, त्वचा के रंग का राज जान लिए, तो अब आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारी हौसला बुलंद रहे। ओके, हम लोग 22वें प्रश्न को देखेंगे। 22वां प्रश्न है कि पहला उपग्रह कौन था जिसे अमेरिका द्वारा 1958 में प्रक्षेपित किया गया? सिंपल शब्दों में इसे बोले तो अमेरिका द्वारा प्रक्षेपित किया गया पहला उपग्रह कौन था? तो ये एक्सप्लोरर 1 था। अमेरिका एक्सप्लोर किया, ठीक है, अमेरिका द्वारा 1958 में प्रक्षेपित किया गया पहला उपग्रह कौन था? एक्सप्लोरर 1 था। देखिए, अमेरिका से 1 साल पहले ही, मतलब 1957 में ही रूस 2 उपग्रह भेज चुका था, स्पुतनिक 1, स्पुतनिक 5, ऐसे करके उसका नाम तो ऐसे ही रहता है। तो 2 उपग्रह भेज चुका था, तो उसके 1 साल बाद अमेरिका भी एक्सप्लोरर 1 भेजा था। शायद 90 दिन तक इसकी कार्य चली थी, इसका बैटरी 90 दिन तक काम किया था। ओके, और अब तक इसमें 90 से अधिक भेजे जा चुके हैं इस सीरीज में। ओके, उपग्रह, बाकी आपको सब पता होगा। अगले प्रश्न को देखिए, बहुत ही आसान सा प्रश्न साइंस का है कि वाहनों में अपने व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है? मतलब साइड मिरर में या विंग में कौन सा मिरर रहता है? तो ये तो आपको पता होगा कि कॉन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण होता है। अब आप क्या कीजिएगा, उत्तल दर्पण का 2-3 उपयोग आप लोगों को कमेंट करके बताना है। बहुत देर आप लोग बात सुन लिए, ठीक है, अब आप कमेंट कीजिए, थोड़ा सा बताइए लिखकर कि उत्तल दर्पण का 2-3 उपयोग क्या है। ठीक बा, अगले प्रश्न की ओर चलें। ओके, चलता हूं। अगला प्रश्न है, अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मॉर्टिमर ने किस लाइन की स्थापना की समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? देखिए, नाम पूरा नहीं दिया इनका, यदि पूरा नाम आपको देता तो ये प्रश्न यही सोल्व हो जाता। इनका पूरा नाम था श्री मॉर्टिमर डुरंड। तो जब यहाँ पर डुरंड रहता तो आप तो आसानी से बता देते कि इस प्रश्न का उत्तर डुरंड रेखा है, तो इसीलिए थोड़ा सा चलाक तो प्रश्न सेट करने वाला भी है। तो लेकिन अब आप लोग जान लिए, बता दीजिएगा कि श्री मॉर्टिमर डुरंड ने डुरंड रेखा की स्थापना की। डुरंड रेखा किसके किसके बीच है? भारत और अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन पीओ के बीच में आ जाता है। तो अभी फिलहाल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डुरंड रेखा। ठीक है, आपको पता होगा ये सब बातें। अगले प्रश्न को देखिए, 25वें प्रश्न को। इन सब प्रश्न में ज्यादा कुछ डिस्कस करने को नहीं है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित बिजली घरों में से कौन दामोदर घाटी परियोजना से जुड़ा हुआ है? दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत का पहला जल विद्युत परियोजना, ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना। तो दामोदर घाटी परियोजना से एक मैथन बिजली घर जुड़ा हुआ है। मैथन झारखंड में ही है। अब देखिए, मैथन एक डैम भी है, ठीक है, और मैथन जो बिजली घर है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यह एक अंडरग्राउंड बिजली घर है। भारत का पहला, भारत का ही नहीं, साउथ ईस्ट एशिया का पहला अंडरग्राउंड बिजली घर है। कौन? मैथन। ठीक है, कौन परियोजना से जुड़ा हुआ है? दामोदर घाटी परियोजना से जुड़ा हुआ है। और मैथन डैम जो है उसका भी ओनर कौन है? यही है, दामोदर घाटी परियोजना। ओके, तो इतनी सारी बातें हो गई मैथन के बारे में। अब देखेंगे 26वें प्रश्न को। प्रश्न है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि क्या है? मतलब ल्यूकेमिया जो है वो क्या करता है? तो ल्यूकेमिया जो एक कैंसर है, ब्लड कैंसर है, और ये WBC व्हाइट ब्लड सेल पर अटैक करता है। ठीक है, तो सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ल्यूकेमिया जो है मेन रूप से सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ओके, ल्यूकेमिया क्या है? सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। भाई, एब्रीविएशन का वीडियो आप लोगों ने देखा कि नहीं? नहीं देखा है तो जाइए, जाकर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और साथ ही नोबेल प्राइज की ट्रिक्स और MCQ की वीडियोज भी आ चुकी है। जो नहीं देखे जाइए देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछेगा ही, जरूर पूछेगा। 27वें प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में किसकी संचरण गति उच्चतम होती है? देखिए, आप लोग वाईफाई का यूज करते होंगे, तो आप लोग क्या देखते होंगे कि वाईफाई जहां लगा होता है उसके जितने नजदीक आप रहते हैं, आपका स्पीड कनेक्टिविटी उतना मस्त रहता है, उतना स्पीड देता है आपका फोन, मतलब वाईफाई।
तो उसी तरह से जब लोकल एरिया नेटवर्क में जाइएगा, लोकल एरिया नेटवर्क में मतलब कम एरिया में ये फैला रहेगा, तब इसकी संचरण गति क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन जब वाइड एरिया नेटवर्क में जाइएगा तो संचरण की गति क्या होगी, कम होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर लैन होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क कैसे याद करना था मैंने बताया था एब्रीविएशन के वीडियो में, आप लोग जाकर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न को देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक सैम पित्रोदा हैं, ठीक है। एक इंजीनियर भी थे लेकिन लेखन के भी काम करते हैं, अभी भी हैं, ठीक है। तो सैम पित्रोदा की बुक 2015 में आई थी, ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया, ओके। और जब ड्रीम की बात आ रही है तो इनका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, अब्दुल कलाम का। ये ड्रीम के बारे में कुछ बोले थे, आपको याद है? हाँ, कि भाई सपने वो नहीं होते हैं जो आपको सोने बताएं, ये तो सभी को पता होगा। बहुत बार आप लोग फेसबुक पर पढ़ पढ़ के थक गए होंगे कि सपने वे नहीं होते जो आपके सोने बकता है, बल्कि वे होते हैं जो आपको सोने न दे, ठीक है। और अभी आपका सपना आपका एनटीपीसी है, ओके, लेकिन आप लोग पूरी नींद लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न है, लगातार 4 बार एटीपी का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स वर्ल्ड टूर फाइनल जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? तो जी जोकोविच साहब हैं। जोकोविच अभी भी एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 है। जोकोविच की बात यदि चली है तो अभी भी एटीपी की रैंकिंग में नंबर 1 है, और अभी फ्रेंच ओपन के रनर अप भी रहे हैं, ठीक है। राफेल नडाल साहब इनको हरा दिए। तो नोवाक जोकोविच के बारे में बाकी बातें आपको पता ही होगी कि सर्बिया के हैं, ठीक है। तो और ज़्यादा कुछ नहीं ये सब में पूछता है। हाँ, आपको क्या करना है, अभी मतलब कमेंट कर जवाब नहीं देना है, बस आपको अपने कॉपी पर नोट्स बना लीजिएगा। इस साल जितने भी अमेरिका ओपन हो ही गया, यूएस ओपन हो ही गया, फ्रेंच ओपन हो ही गया, विंबलडन को छोड़कर बाकी 3 हो ही गया, तो आपको सबका रनर अप विनर ये सब लिख के रखना है। परीक्षा में पूछेगा ही, रिवाइज करने में भी आपको आसानी होगी। अब हम लोग अपने अंतिम प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं, ठीक है। अंतिम प्रश्न है कि कौन सा तत्व सूर्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो सूर्य में बहुत ज़्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन, ओके। सूर्य में बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। जैसे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन, तो उसी तरह सूर्य में सर्वाधिक है क्या है, हाइड्रोजन है, ओके। तो और ज़्यादा कुछ इसके बारे में बताने का नहीं है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों ने अंत तक अपना समय दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भाई कर दो, अब किसका इंतजार कर रहे हो। और जितने प्रश्न पूछे गए हैं कमेंट में जवाब अवश्य दीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, शिवम साइनिंग ऑफ।